नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है निकाह से विवाह तक। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अब्बू ने आपको फिर कुछ कहा? अम्मी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, वो क्यों कुछ कहेंगे, बस यूं ही आंखों में बस कुछ चला गया था। जाने दे अम्मी, जैसे मुझे नहीं पता है, बचपन से देख रही हूँ आपके साथ अब्बू का रवैया। ना तो वो जुल्म करते थके हैं ना आप सहते, क्यों इतना बर्दाश्त करती हैं? ऐसा नहीं कहते हैं सबा बेटा, तेरे अब्बू हैं वो, जाने दे। अम्मी आप वैसे भी अब्बू के खिलाफ नहीं सुनेंगी। खैर अम्मी, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आपने अब्बू से मेरे कॉलेज में दाखिले के बारे में बात की या नहीं? सबा बेटा, बात करके क्या हासिल होगा? तेरे अब्बू पहले से ही लड़कियों की तालीम के खिलाफ रहते रहे हैं। वो तो तेरी खुशी की खातिर मैंने जैसे तैसे उनसे सिफारिश करके तेरी 12वीं तक की तालीम मुकम्मल करा दी, लेकिन अब इससे आगे की तालीम की वो इजाज़त नहीं देंगे। फिर भी अम्मी आप एक कोशिश तो करें, क्या मालूम वो मान ही जाएं। आप तो जानती हैं ना अम्मी कि मैं आगे भी अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों अब्बू हमारी मर्जी की तरजीह नहीं देते। मैं सिर्फ पढ़ना ही तो चाहती हूँ, इसमें क्या गुनाह है? अच्छा ठीक है, अब तू परेशान मत हो, आज मैं तेरे अब्बू से बात करूंगी। अब खुश, अब चल मेरे साथ थोड़ा बावर्ची खाने में मेरा हाथ बटा। जरूर अम्मी, क्यों नहीं चलेंगे? अगली सुबह अम्मी मेरे कमरे में आती हुई बोली, सबा बेटा क्या कर रही है? जी कुछ नहीं अम्मी, बताएं कुछ काम है? नहीं मेरी बच्ची, इधर बैठ, एक जरूरी बात करनी है तुझसे। जी अम्मी कहें, क्या बात करनी है? क्या अब्बू ने कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे दी है? मैं खुश होते हुए बोली। अम्मी मायूस होते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि अब तेरे अब्बू इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन क्यों अम्मी, मैंने तालीम पूरी करने की ही तो इजाज़त मांगी थी, आखिर उन्हें ऐतराज़ क्या है अम्मी? सबा तेरे अब्बू का कहना है कि कॉलेज जा कर के लड़कियां अपनी तहजीब भूल जाती हैं, उनमें लिहाज नहीं रहता, और अगर तू ज़्यादा तालीम हासिल कर लेगी तो तेरे निकाह में मुश्किलात आएंगी। वैसे तेरे अब्बू की बातों से मैं भी इंतफाक रखती हूँ सबा बेटा। अम्मी आपकी सहमति या असहमति से क्या फर्क पड़ना है अब्बू को? उन्हें तो करना वही है जो उनकी मर्जी होगी। रही बात आपकी, तो आप चाहें या ना चाहें वही करेंगी जो अब्बू चाहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, तेरे अब्बू तेरे दुश्मन थोड़ी ही हैं, तेरी खुशियों का ख्याल है उन्हें। जो भी फैसला करेंगे तेरे भले के लिए ही करेंगे। अम्मी कॉलेज में दाखिला ना करा के वो मेरा क्या भला सोच रहे हैं? अब तू इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बताना था तुझे कि तेरे अब्बू ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या रिश्ता पक्का कर दिया? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप जानती हैं ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, फिर ये रिश्ते की बात क्यों अम्मी? देख बेटा, तूने 12वीं जमात तक की पढ़ाई कर ली है ना, और हमारे पूरे खानदान में किसी ने भी इतनी तालीम हासिल नहीं की है। फिर तेरे अब्बू ने जो फैसला किया है वो तेरे हक में सही फैसला है। इसमें क्या सही है अम्मी? मेरी ख्वाहिशों से वाकिफ होते हुए भी वो मेरा निकाह कर रहे हैं और आप इसे सही कह रही हैं। अम्मी मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, जिससे आपके लिए कुछ कर पाऊं। अम्मी मैं आपकी तरह घुट के नहीं जीना चाहती। अम्मी आप अब्बू को कहें कि अभी मुझे निकाह नहीं करना है, मुझे अभी आगे पढ़ना है। सबा बेटा
बेटा तू जानती है कि तेरे अब्बू अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। मैं कितना भी कहूँ वो नहीं मानेंगे बेटा। उन्होंने वैसे भी तेरी बात पक्की कर दी है। अम्मी आपकी क्या मर्जी है, मैं आगे की तालीम जारी रखूं या नहीं? सबा मेरे चाहने से क्या होगा, फैसले का अख्तियार तेरे अब्बू को है, मुझे नहीं। क्यों अम्मी, क्या आपका मुझ पर कोई अख्तियार नहीं है? क्या आप मेरे हवाले से फैसला नहीं ले सकती हैं? अम्मी मुझे यही बात नागवार लगती है। आप सही हो, फिर भी अब्बू कभी भी आपकी ख्वाहिशों को तरजीह नहीं देते हैं। हालांकि आप अब्बू के गलत फैसलों से भी कायल होती हैं। देख बेटा, ये सब बेकार की बातें हैं। तेरे अब्बू सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्हें सही गलत का ज्यादा तजुर्बा है। फिर वो कोई गलत फैसला थोड़े ही करेंगे, वो भी तेरे हवाले से जुड़ा फैसला। तू उनकी औलाद है। और बेटा मैं तेरे अब्बू के साथ पूरी तरह से मुलमईन हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी बंदिशों में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। सबा, शौहर और बीबी से 100 मसाइल होते हैं, लेकिन उनके साथ रहने से ही घर होता है। बेटा तेरे अब्बू स्वभाव से चाहे थोड़ा सख्त हैं, लेकिन उन्हें हमारी परवाह भी है बेटा। जाने दें अम्मी, मुझे आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप मेरी बातों को समझेंगी नहीं, या यूं कहूं कि समझना नहीं चाहेंगी, क्योंकि आपको मुनासिब नहीं लगता है। अम्मी क्या आपको लगता है कि अब्बू ने अभी भी आपकी मर्जी को तरजीह दी है? जो वे चाहते हैं सबको वही मानना होता है, चाहे फिर मर्जी हो या ना हो। अगर मैं आगे की तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ तो इसमें क्या गुनाह है? आपको तो ऐतराज नहीं है, फिर अब्बू को क्यों ऐतराज है? शायद वो मर्द हैं इसलिए उन्हें फैसला लेने की आज़ादी है, लेकिन आपको क्यों नहीं, क्योंकि आप औरत हैं ना। सबा बेटा ये तू क्या कह रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे अब्बू हमारा कितना ख्याल करते हैं, वो तो तेरे अहसाब है बेटा। क्या आप कोई गुलाम हैं जो वे आपके अहसाब यानी मालिक हैं? अम्मी मुझे यही बात नागवार लगती है। क्या औरतों को खुद की पसंद नापसंद का हक नहीं होना चाहिए? अच्छा तू मेरी बातों को छोड़ और ये सुन कि तेरा रिश्ता किससे पक्का हुआ है। मुझे नहीं जानना है अम्मी। जब आप लोगों की मेरी ख्वाबों की परवाह नहीं है तो फिर जहां मर्जी वहां मेरा निकाह कर दें, क्योंकि मेरी मर्जी को तरजीह तो अब्बू ने नहीं है। फिर जो अब्बू की मर्जी है वो करें। हर रंग बिरंगी झालरों से आराइश है, घर मेहमानों से भरा है, सभी बहुत खुश हैं, हर तरफ रौनक है। लेकिन मैं अपने कमरे में दुल्हन के लिबास में मायूस सी बैठी हूँ। आज मेरा निकाह है हैदर के साथ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही है। मैं निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बू के फैसले के खिलाफ जा करके मैं अम्मी के तकलीफ की असबाब वजह नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने भी कोई विरोध नहीं किया और अब्बू के फैसले को मैंने अपना नसीब का लिखा मान लिया। अपने सारे सपने और अरमानों को दफन कर दिया। अब मेरी जिंदगी का हर फैसला अब्बू के हाथों में ना हो करके मेरे शौहर के हाथों में होगा। सबा बेटा चलो, काजी साहब बुला रहे हैं। अम्मी की आवाज सुन करके मैं अपनी सोच से बाहर आ गई। माशा अल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाएं। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखें। चल मेरी बच्ची, निकाह का वक्त हो गया है। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी ना जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे निकाह नहीं करना है अम्मी। ऐसा नहीं कहते हैं सबा बेटा, अल्लाह पर यकीन रख, सब अच्छा होगा। और बेटा हैदर बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। अम्मी मेरे माथे को चूमते हुए बोली, अब चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। और ना चाहते हुए भी मैं एक अनजान रिश्ते को कबूल करके अपने घर से रुखसत हो गई। रुखसती पर अम्मी ने नम आंखों से बस मुझे यही हिदायत दी कि सबा बेटा, औरतों को बहुत बर्दाश्त और सब्र के साथ सभी रिश्ते निभाने पड़ते हैं। खुदा हमेशा मेरी बच्ची को खुश रखे। हैदर फूफी जान के बेटे जिनके साथ मेरा निकाह हुआ,
उम्र में मुझसे करीब 8 साल बड़े होंगे। यूं तो हैदर फूफी जान के बेटे थे, लेकिन मैं कभी उनसे पहले मिली नहीं थी, क्योंकि फूफी बहुत कम घर आती थी, और जब आती थी तो हैदर साथ नहीं आते। हाँ, अंजुम, राबिया उनकी बहनें आती थी, जिन्हें मैं जानती थी। 5 घंटों का लंबा सफर और उस पर से रस्में, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। रस्में खत्म होने के बाद अंजुम मुझे मेरे कमरे में ले आई और मुझे बैठाते हुए बोली, सबा थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। ये कह करके वो बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बेड पर बैठ करके, एक तो सफर की थकान, उस पर से रस्में, मैं वाकई में बुरी तरह थक गई थी। फिर भी मैं पर्दा किए हुए बेड पर बैठी थी। तभी कमरे में दस्तक दे करके हैदर आते हैं। वे दरवाजा बंद करते हुए मेरे करीब आकर के बैठ जाते हैं। कुछ देर तक हम दोनों के दरमियान खामोशी रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हैदर बोले, क्या तुम्हारा चेहरा देखने की इजाजत है मुझे? ये कहते हुए उन्होंने मेरे चेहरे से पर्दा हटाया और मुझे देखते हुए बोले, सबा तुम बेइंतहा खूबसूरत हो। मैंने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। सबा, मुझे इश्क मोहब्बत की ज्यादा बातें करनी नहीं आती, लेकिन तुमसे इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। वैसे तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो अम्मी से कई बार सुनता था, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत होगी इसका अंदाजा नहीं था। सबा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। हैदर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? मैंने शर्म से अपनी आंखें अभी तक झुका रखी थी। मुझसे कोई जवाब नहीं देते बन रहा था हैदर की बातों का, और मैं खामोश ही रही। सबा, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी मीठी सी आवाज सुनना चाहता हूँ। कुछ नहीं तो कम से कम एक बार अपनी मीठी सी आवाज में मेरा नाम ही पुकारो। नीची नजरें किए हुए मैं बोली, जी आप मुझसे बड़े हैं, आपका नाम कैसे लूं? नाम लूंगी तो गुस्ताखी होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन यकीन माने आपकी ये गुस्ताखी मेरे सराखों पर होगी। हैदर मेरे और करीब आते हुए बोले। हैदर को अपने इतने करीब देख करके मैंने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छिपा लिया। वो मेरे हाथों को हटाते हुए बोले, एक बार मेरा नाम पुकारो सबा। मैं पीछे हटते हुए बोली, जी मुझे शर्म आती है। मुझसे क्या शर्माना, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर थोड़े हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह जब मैं उठी तब मेरी सोच, मेरी जिंदगी पूरी तरह तब्दील हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से हैदर जी की हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी हैदर तक ही सिमट करके रह गई है। एक ही रात में मैं खुद को पूरी तरह से भूल गई थी। मैं खुद भी इस बदलाव से हैरत में थी, लेकिन इस बदलाव से मैं बहुत खुश भी थी। हैदर के प्यार ने जैसे मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मेरी सारी दुनिया सिर्फ हैदर तक ही सिमट करके रह गई थी। हैदर भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मेरी कही हर बात मानते, दिन जैसे पंख लगा करके उड़ रहे थे। शायद खुशियों के पल बहुत तेजी से गुजरते हैं। आज हमारे निकाह को पूरे 1 महीने हो चुके थे। हैदर अभी काम से लौटे नहीं थे। मैं अलमारी में इस्त्री किए हुए कपड़े रख रही थी, तभी पीछे से हैदर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं एकदम से घबरा गई और मुझे इस तरह देख करके वो हंसने लगे। मैंने नाराजगी दिखाते हुए कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ऐसे कोई डराता है क्या? हैदर मुझे अपनी बाहों में ले करके बोले, अरे नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो ना, कल सुबह मुझे काम से बाहर जाना है, परसों तक वापस आऊंगा, तो जरा मेरे कपड़े पैक कर देना। वैसे तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, यही सोच करके मैं बेचैन हो जा रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सबा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना एक पल गुजारना मुश्किल होता है मेरे लिए, और यहाँ मुझे 2 दिन के लिए तुमसे दूर जाना है। अच्छा जी, ऐसा है तो फिर हमें भी साथ ले चलें। जरूर ले चलता, लेकिन मैं तो काम में मसरूफ रहूंगा, तुम अकेली क्या करोगी? बस इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ। साथ ना ले जाने के बहाने हैं जनाब। खैर आप फ्रेश हो लें, मैं खाना लगाती हूँ। बहाने नहीं, हकीकत है सबा, यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर हरगिज नहीं जाता, लेकिन बेहद जरूरी मसला है, इसलिए जाना पड़ रहा है। जानती हूँ हैदर जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं हंसते हुए बोली। हैदर जी के जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि एक रात के लिए अम्मी अब्बू से मिल करके आऊं, सो मैं फूफी जान से इजाजत मांगने गई।
फूफी मैं निकाह के बाद से अम्मी अब्बू के यहाँ नहीं जा पाई। अगर आप इजाज़त दें तो आज उनसे मिल आऊं। रात वहीं ठहर जाऊंगी, अगली सुबह हैदर जी के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ड्राइवर के साथ चली जाओ। शुक्रिया फूफी। बेटा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, खुशी खुशी जाओ। और हाँ, उनके लिए तोहफे जरूर ले जाना, पहली दफा जा रही हो ना। जी फूफी, मैंने फोन करके अम्मी को अपने आने की इत्तला दे दी। वो मेरे आने की खबर सुनकर के बहुत खुश हो गई। मैंने रास्ते से अम्मी अब्बू के लिए तोहफे खरीदे। मैं बहुत खुश थी कि इतने दिनों बाद मैं अम्मी अब्बू से मिलने जाऊंगी। अम्मी मुझे खुश देख करके कितनी खुश होंगी। आधे से ज्यादा रास्ते का सफर तय कर चुके थे। मैं जल्द से जल्द अम्मी के पास पहुंचना चाहते थे। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने फोन देखा तो हैदर जी का फोन था। मेरे फोन उठाते ही हैदर जी बोले, क्या कर रही हो सबा? यार जाने तुमने क्या जादू कर दिया है कि तुम्हारे बगैर एक पल भी दिल नहीं लग रहा है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे मिस कर रही हो या नहीं? सबा, जी बिल्कुल मिस कर रही हूँ। अच्छा कैसे यकीन करूँ तुम्हारी बात को, तुमने तो एक फोन भी नहीं किया मुझे। जी ऐसी कोई बात नहीं है, ओ मैं थोड़ी मसरूफ थी सो फोन नहीं कर पाई। अच्छा जी, ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया? वैसे सबा, ये गाड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं बाहर हो? जी ओ मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ, अभी रास्ते में हूँ। मेरी बात खत्म होने से पहले ही अचानक वो बहुत गुस्से में बोले, सबा तुमने जुर्रत कैसे की बिना मेरी इजाज़त के घर से बाहर जाने की? अभी इसी वक्त वापस घर लौटो। हैदर जी मैं बस अम्मी के यहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। वैसे मैंने आने से पहले फूफी से इजाज़त ली थी। फालतू बहस नहीं सुननी है मुझे। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वापस आओ जल्दी से घर। लेकिन हैदर जी मैं आपके आने से पहले आ जाऊंगी, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली हूँ। फिर अम्मी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैंने उन्हें अपने आने की इत्तला भी दे दी थी। अब मैं उनको न जाने की क्या वजह बताऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है सबा। मैं जो कह रहा हूँ तुम बस वही करो, समझी? वरना हेलो हैदर जी। लेकिन उन्होंने फोन काट दिया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतनी दूर आकर के बिना अम्मी से मिले वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हैदर जी की वो नाराज भी नहीं करना चाहते थे। सो फूफी को फोन करके सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सबा तुम अम्मी से मिल करके फौरन ही वापस चली आना, वहां रात को ठहरना नहीं। जी फूफी, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ ही देर में मैं अम्मी के पास पहुंच गई। अम्मी मुझे देख करके खुशी से रोने लगी। इतने दिनों बाद अम्मी से मिल करके मैं भी रो दी। खुश तो है मेरी बच्ची? जी अम्मी बहुत खुश हूँ, बस आपकी बहुत याद आती है मुझे। अम्मी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, याद तो मैं भी करती हूँ तुझे, रात दिन। तेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली जो रह गई, फिर क्यों जाने दिया अम्मी? अम्मी हंसते हुए बोली, अभी तक बचपना नहीं गया तेरा। अब्बू कहाँ हैं अम्मी? कमरे में हैं बेटा, तू जा करके उनसे मिल ले। वो भी तुझे बहुत याद करते हैं, तेरे आने का सुन करके बहुत खुश हैं। और आज वो तेरे लिए खास तेरी अम्मी अब्बू बावर्ची खाने में हैं। ऐसी बात नहीं है सबा, तेरे जाने के बाद वो तुझे बहुत याद करते हैं। तू जा करके उनसे मिल ले, तब तक मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। मैं चाह करके भी अम्मी से नहीं कह पा रही थी कि मुझे तुरंत वापस जाना है, जो मेरे आने से इतनी खुश जो थी। कैसे हैं अब्बू? मैं अब्बू के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, अरे सबा तू आ गई बेटा, कैसी हो? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं अब्बू, कोई परेशानी नहीं हुई। हैदर कैसे हैं बेटा? वो नहीं आया साथ में? जी खैरियत से हैं अब्बू, वो कुछ काम से बाहर गए थे इसलिए नहीं आ पाए। आज तक मैंने अब्बू से कभी बात नहीं की थी, सो आज भी मुझे उनसे बात करते हुए डर सा लग रहा था। मैं उनसे क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तभी अब्बू बोले, बेटा जाओ आराम कर लो, थोड़ी थक गई होगी। जी अब्बू, ये कह करके मैं बाहर आ गई। मैं अम्मी के पास बावर्ची खाने में आ गई। मुझे देखते ही अम्मी बोली, तू यहीं आ गई? देख मैंने तेरे पसंद की सेवई बनाई है, बस ले ही आ रही थी।
सेवैयां देते हुए अम्मी बोली, चल कमरे में बैठ करके खा ले, ये मैं तेरे अब्बू को दे करके आती हूँ। जी अम्मी। मेरा मन बहुत मायूस था कि मुझे थोड़ी ही देर में निकलना होगा। पता नहीं हैदर जी इतना नाराज क्यों हो रहे थे। क्या मैं निकाह के बाद अम्मी के घर नहीं आ जा सकती? उनका भी तो मुझ पर हक है। फिर एक रात के लिए ही तो इजाजत मांगी थी। फिर भी क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? अम्मी आते हुए बोली, नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खुश तो है ना मेरी बच्ची अपनी नई जिंदगी में? जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। ना जाने क्यों मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने आंसुओं को अपनी आंखों में जब्त कर लिए। मैं अम्मी को उदास नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा था ना बेटा कि हैदर बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा बहुत ख्याल करेगा। जी अम्मी, अभी चाय लेकर के आती हूँ, फिर तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। मैं अम्मी का हाथ पकड़ करके बोली, बैठे ना अम्मी, क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ। चाय पीनी होगी तो बना लूंगी। कुछ देर आप मेरे पास बैठें। वैसे भी कुछ ही देर में मुझे जाना भी है। जाना है मतलब? अम्मी चौंकते हुए पूछी, तू तो आज रात रुकेगी ना? नहीं अम्मी, मुझे जाना होगा। क्यों बेटा? जी वो फूफी अकेली है ना, और फिर उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। हैदर जी भी बाहर हैं, लेकिन सबा तूने तो कहा था कि तू आज रुकने की इजाजत लेकर के आ रही है। जी अम्मी, कहा तो था, लेकिन क्या बेटा, तू कुछ छिपा तो नहीं रही है? इतना लंबा सफर करके आई है और फौरन वापस जाने को कह रही है। सब खैरियत तो है? जी अम्मी, सब खैरियत है। आप खाम परेशान ना हो। तभी अब्बू भीतर आते हुए बोले कि सबा, मैं अभी रजिया से बात करता हूँ कि तुम अकेली रात के समय कैसे सफर करोगी। अगर कोई जरूरी मसला नहीं होगा तो तुम रुक जाना, वरना चली जाना। हाँ, लेकिन मैं साथ चलूंगा, क्योंकि तुम्हारा अकेले जाना महफूज नहीं होगा। जी अब्बू, जैसा आप कहें। अब्बू ने फूफी जान से फोन पर राब्ता करके उन्हें इस बात की तसल्ली दी कि मैं सुबह जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊंगी। फूफी ने भी अब्बू के इसरार करने पर मुझे रात रुकने की इजाजत दे दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई ये सुन करके कि मैं आज रात अपने अम्मी अब्बू के साथ रह पाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हैदर जी की बात का मान न रख पाने की तकलीफ भी हो रही थी। हालांकि मुझे इस बात पर भी यकीन था कि मैं उन्हें अपनी मोहब्बत से मना लूंगी और माफी मांग लूंगी। सुबह मैं बहुत जल्द ही घर से निकल गई, जिससे मैं हैदर जी के वापसी से पहले वहां पहुंच सकूं। सलाम फूफी जान। अरे बेटा सबा, तुम आ गई? जी फूफी। घर में सब खैरियत तो है ना? जी फूफी, सब खैरियत है। सबा, वो हैदर कमरे में है, जाके देखो, पता नहीं क्यों बहुत गुस्से में है। जा करके मिल लो। जी फूफी, आप जल्दी आ गए हैदर जी। मैं कमरे में दाखिल होते हुए बोली, क्यों, तुम्हें तकलीफ हुई? जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, तकलीफ क्यों होगी मुझे? मैंने हंसते हुए कहा। सबा, जब मैंने तुमसे कल कहा था कि तुम घर वापस लौट आओ, तो तुम वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारी नजर में क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? हैदर जी, वो अम्मी अब्बू से मिलने को बहुत दिल हो रहा था, इसलिए चली गई, और उनके इसरार करने पर फूफी की रजामंदी लेकर के रात वहीं ठहर गई। मेरे मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हारा सौहर हूँ सबा, और जब मैंने वहां जाने से इनकार कर दिया तो फिर तुम वहां क्यों गई? आखिर किससे मिलने गई थी वहां तुम? हैदर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कहा तो अभी की अम्मी अब्बू से मिलने गई थी, और किससे मिलने जाऊंगी? ये मासूम बन करके मुझे धोखा देने की जुर्रत ना करो सबा। धोखा? कैसा धोखा हैदर जी? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, तो साफ समझाता हूँ तुम्हें। वो बहुत ही गुस्से में मेरे करीब आते हुए बोले कि मेरे मना करने के बावजूद भी अगर तुम वहां गई तो जरूर वजह भी कोई खास ही रही होगी सबा। सिर्फ वो वजह मुझे जाननी है, वो भी बिल्कुल सच। गुस्से में मेरा हाथ मरोड़ते हुए हैदर बोले, आप मेरा यकीन करें हैदर जी, यही सच है कि मैं सिर्फ अम्मी अब्बू से मिलने। मेरी बात खत्म होने से पहले ही अचानक उन्हें मुझे जोर से थप्पड़ मारा और चीखते हुए कहने लगे, मुझे मूर्ख समझ रही है? मेरे घर से बाहर जाते ही तुम्हें अम्मी अब्बू की याद सताने लगी?
झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं और आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे। ये कहते हुए उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे मेरा सर दीवार से टकरा गया, लेकिन बगैर मेरी तरफ देखे वो गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। उनका ये बर्ताव देख करके मैं बिल्कुल सख्ते में आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हैदर जी इतना गुस्सा हो गए मुझ पर। मैं काफी देर तक यूं ही रोती रही। उस दिन मैंने हैदर जी से कोई बात नहीं की, ना ही उन्होंने ही अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी मांगी। अगली शाम हैदर जी ने घर आते ही मुझे आवाज दी, सबा जरा कमरे में आना। जी कहे, सबा मैं अपनी कल की गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया था। सबा माफ कर दो यार, गुस्से में गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, माफ कर दो। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे क्या हो गया था। वैसे भी तुम्हारा शौहर हूँ और अच्छी बीबियां अपने शौहर की गलतियां माफ ही कर देती हैं ना। लेकिन हैदर जी, आखिर मैंने गलती क्या की थी जो आपने मुझ पर इस तरह तजलील किया। आपके बर्ताव से मुझे बेहद ठेस पहुंची है, आइंदा मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके इस रवैये से मेरी अना को चोट पहुंची है। मैं जानता हूं सबा कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन इसलिए तो माफी मांग रहा हूं। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है सबा, यकीन करो आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अब प्लीज मुझसे नाराज ना रहो, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं सबा। अगर मोहब्बत करते हो तो इज्जत भी किया करें हैदर जी, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत आपकी मोहब्बत से ज्यादा मायने रखती है। यकीन करो सबा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी बात का पास रखना चाहिए था ना। मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे बगैर कहीं जाओ। खैर फिर भी मुझे माफ कर दो यार, गलती हो गई। मैंने उन्हें माफ तो किया, लेकिन शायद दिल से नहीं। गुजरते वक्त के साथ मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि हैदर जी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले शख्स हैं, और अपने गुस्से में उन्हें ये भी ख्याल नहीं होता कि उनके रवैये से मैं कितनी तजलील होती हूँ। उनके लिए मेरे ऊपर हाथ उठाना, गालियाँ देना मामूली सी बात होती। अपनी हर अहमकाना हरकतों को वो अपनी आदत से जोड़ करके बजाते, पेश करते और माफी मांग लेते, और मैं हर बार अपनी इज्जते लफ्ज, अपनी आना खो करके उन्हें माफ करती रहती, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। जब भी मैं हैदर जी के बर्ताव के बारे में अम्मी या फूफी जान से कहती, तो वे हर बार मुझे ही नसीहत देती कि औरतों को घर बनाने के लिए बहुत सब्र और बर्दाश्त करना पड़ता है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कभी कोई हैदर जी को समझाने की कोशिश नहीं करता कि उनके बर्ताव की वजह से मैं कितनी तकलीफ में रहती हूँ। बाज दफा मैं हैदर जी से अलहदगी के बारे में भी सोचती, लेकिन मैं बेअख्तियार असहाय थी। मैं हालात से समझौता करने की कोशिश में खुद को खाक किए जा रही थी। मुझे सब कुछ ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी शख्स का स्वभाव तो बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं। वाह, अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी हैदर जी, वो बस कुछ बेचैनी सी हो रही है। कुछ चाहिए था आपको? मैं उठते हुए बोली। हाँ, वो मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। जी देती हूँ, लेकिन मुझे उठते ही चक्कर सा आने लगा। अरे ये क्या हुआ सबा? हैदर मुझे संभालते हुए बोले, तुम्हारी तबीयत तो वाकई अच्छी नहीं है, तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। डॉक्टर ने मेरी जांच करने के बाद बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर सुनते ही सभी बेहद खुश हो गए। फूफी ने फौरन ही सदका दिया। हैदर जी भी बेहद खुश थे। अम्मी ने जब सुना तो वे भी बेहद खुश हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि देखना सबा बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, बस अब तू अपना खूब ख्याल रखना। अल्लाह तुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे मेरी बच्ची। और शायद अम्मी ने सच ही कहा था, क्योंकि बच्चे की खबर सुनने के बाद में वाकई हैदर जी का रवैया काफी बदल गया था। अब वे मेरा काफी ख्याल रखते, मेरे साथ सलीके से भी पेश आते। मैं हैदर जी के इस बदले रवैये से बेहद खुश थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे मनचाही मुराद मिल गई हो। आज अंजुम के घर दावत पर जाना था।
लेकिन मेरा जी नहीं कर रहा था वहां जाने का। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन तभी हैदर जी ने मुझसे कहा कि सबा, तुम्हें याद है ना, आज अंजुम के घर चलना है। जी याद तो है हैदर जी, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा है जाने का। आप और फूफी चले जाए ना। अरे सबा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा जाना तो जरूरी है ना। फिर वैसे भी हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं तो चलूंगी मैं। शाम को हम सभी अंजुम के घर उसके बेटे के जन्मदिन पर गए, जहां कई सारे मेहमान भी पहले से मौजूद थे। अंजुम ने मेरा सभी से तारुफ करवाया। उस पार्टी में खाला के बेटे जावेद से मेरी मुलाकात हुई। जावेद से मैं काफ़ी सालों बाद मिली थी। बचपन में हमारी आपस में बहुत बनती थी। वो मुझसे 4-5 बरस बड़े थे। खाला का घर भी हमारे घर के करीब ही था और हम दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। लेकिन खाला के दूसरे शहर जाते ही हमारा मिलना जुलना कम हो गया। वैसे भी वक्त के साथ सभी अपनी मंजिलों को तलाशने में मसरूफ हो जाते हैं, सो मिलना जुलना भी कम हो जाता है। जावेद भी अपनी तालीम में मसरूफ रहने लगा, सो उनका हमारे घर आना जाना भी लगभग बंद ही हो गया था। लेकिन आज इतने अरसे बाद उनसे मिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जावेद भी मुझे देख करके खुश हुए। कैसी हो सबा, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई, एकदम जिम्मेदार खवातीन लग रही हो। जावेद भाई, लग रही हूँ का मतलब मैं तो बचपन से ही जिम्मेदार हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम कितनी जिम्मेदार हुआ करती थी। वाकई बचपन में भी बड़ी जिम्मेदारियों से लड़ाइयाँ करते थे। मुझसे कुछ भूला नहीं है सबा, मैं जावेद भाई हंसते हुए बोले। अब ऐसा भी नहीं है जावेद भाई, अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक हैदर जी वहाँ आए और मुझसे बोले, सबा घर चलो। जी हैदर, चलती हूँ। आप जावेद भाई को जानते हैं, ये मेरी खाला के बेटे हैं। मैंने हैदर को जावेद से मिलवाते हुए कहा। मैंने तुमसे घर चलने को कहा है सबा, तारुफ कराने का नहीं। चलो यहाँ से। वो गुस्से से बोले। मुझे उनका बर्ताव अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं बिना कुछ बोले उनके साथ चल दी। गाड़ी में उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में चुपचाप बैठे रहे। लेकिन घर पहुँचते ही अचानक वे मुझसे बहुत ही गुस्से में चिल्ला के बोले, सबा, मैंने तुमसे ज्यादा बेगैरत औरत नहीं देखी है। जरा सा मौका मिला नहीं कि गैर मर्द के साथ बातें करने लगी। कुछ तो लिहाज होना चाहिए तुम में। ये आप क्या कह रहे हैं हैदर जी? जावेद भाई मेरी खाला के बेटे हैं, कोई गैर नहीं है। और मैंने आपको कई दफे पहले भी कहा है कि आप इस तरह की घटिया बातें मुझसे ना किया कर। आपकी सोच निहायत घटिया है। मेरी तो सोच ही घटिया है, लेकिन तुम्हारी तो फितरत ही घटिया है। हैदर जी, आप इस तरह की बातें करके खुद की ही इज्जत मेरी नज़रों में गिराते हैं। मुझे भी उनकी बातों पर गुस्सा आ गया था। सबा, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपने शौहर से इस तरह से बात करने की? और ये कहते हुए उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और धक्का देते हुए वहां से चले गए। लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं सकी और जमीन पर गिर गई, जिससे मुझे बहुत चोट आ गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में थी। फूफी और हैदर जी मेरे सिरहाने बैठे थे। फूफी रो रही थी, हैदर जी भी मेरा हाथ पकड़ करके उदास बैठे थे। मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। तभी फूफी ने रोते हुए कहा कि सबा बेटा, थोड़ा एहतियात रखना था, ना देखो तुम्हारी लापरवाही से क्या हो गया। घर में खुशियां आने से पहले ही चली गई। ये सुन करके मैं सकते में आ गई। जिस खुशी के आने की वजह से मैं अपने हर जख्मों को भुला करके एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहती थी, हैदर ने वो भी मुझसे छीन लिया। मैं रोना चाह रही थी लेकिन रो नहीं पा रही थी। सबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी गलती काबिले माफी नहीं है, फिर भी सबा मुझे माफ कर देना। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सबा, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। आज हैदर की किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं अपनी आंखें बंद किए बिल्कुल खामोश लेटी थी। मुझे आगे अपनी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। सबा, मेरी बच्ची कैसी है? अम्मी की आवाज सुनते ही मैं
चौंक करके अपनी आंखें खोली। देखा तो अम्मी अब्बू मेरे पास खड़े थे। उन्हें देखते ही मैं अम्मी के सीने से लग करके रोने लगी और उनसे कहा कि अम्मी मुझे साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अम्मी मुझे चुप कराते हुए बोली, हाँ बेटा, हम तुझे साथ ही ले चलेंगे, रो मत मेरी बच्ची, सब्र कर, अल्लाह सब ठीक करेंगे। नहीं अम्मी, अब आप सब ठीक करें, मुझे यहाँ से ले करके जा करके, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। हाँ, हम तुझे ले चलेंगे बेटा, पहले तू चुप हो जा। अम्मी मेरे आंसू पोंछते हुए बोली और फूफी से कहा कि हम सबा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं, तबीयत थोड़ी संभल जाएगी फिर वापस आ जाएगी। फूफी ने भी अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन तभी हैदर जी ने कहा कि अम्मी, सबा कहीं नहीं जाएगी, वो यहाँ से सीधे हमारे घर जाएगी। इस वक्त मुझे और सबा को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। इस हालत में इसका यूं सफर करना भी ठीक नहीं है। बेशक आप कुछ दिनों के बाद इसे ले जाइएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। हैदर जी की रजामंदी ना मिलने पर अम्मी अब्बू मुझे साथ नहीं ले गए। उन्हें भी हैदर जी के दलील सही लगी। मैं घर आ गई, लेकिन एक अजीब सा था मेरे दिल में। अब मुझे हैदर के साथ में घुटन हो रही थी। मैं खुद को निहायत तन्हा महसूस कर रही थी। मेरे करीब मेरा कोई अपना गम गुस्साए ना था। वक्त के साथ शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन दिल के जख्म नहीं भरते, और मेरे लिए ये जख्म कभी ना भूलने वाला था। जीने की एक रोशनी दिखी थी मुझे अपने बच्चे की सूरत में, वो भी अब अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हालांकि हैदर अब सामान्य हो गए थे। एक रात वो मुझे अपनी और खींचते हुए बोले, सबा कितने दिन शौक मनाओगी, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हें यूं खामोश देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता, अब तुम खुश रहा करो। जी मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, हैदर जी सोने दे मुझे। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, सो जाना, मैं कहाँ जागने को कह रहा हूँ, बस मेरे करीब आ करके सो जाओ। वो फिर मुझे अपनी ओर खींच करके बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छोड़ो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सबा डॉक्टर ने तो कहा है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर ये इनकार क्यों? डॉक्टर को मेरी तकलीफ क्या मालूम, वो दर्द तो सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसा दर्द? कहाँ दर्द है तुम्हें? चलो कल चल करके डॉक्टर को दिखा लेते हैं। दर्द दिखता नहीं है हैदर जी, महसूस होता है, लेकिन उसे जो महसूस कर सके कोई डॉक्टर उसे नहीं समझ सकता। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे करीब आकर के समझा दो तो शायद समझ सकूं। ये कह करके मुझे अपनी ओर खींच लिए, लेकिन शायद मुझे इन सब के लिए अभी कुछ वक्त चाहिए था। मैं जहनी तौर पर अभी भी बेहद परेशान थे। छोड़े मुझे हैदर, मैंने कहा ना कि मेरा दिल नहीं है, लेकिन मेरा तो है ना सबा। और वो अपनी मनमानी करने लगे। मुझे हैदर का छूना रास नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे हैं। मैंने हैदर को जोर से धक्का देते हुए खुद से अलग करते हुए कहा, मैंने कहा ना हैदर जी कि मेरा जी नहीं है। अचानक मेरे इस रवैये से वो बहुत गुस्से में आ गए और मुझ पर गुस्साते हुए चिल्ला करके बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इनकार करने की? समझती क्या हो खुद को? सौहर हूँ तुम्हारा, हक है मेरा तुम पर। हाँ, सारा हक तो आपको ही है ना हैदर जी, आप सौहर जो हैं, मेरा चाहे कोई हक नहीं है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ मर्जी हो सकती है। मैं कोई आपकी बांदी नहीं हूँ जिससे आप जो चाहें सलूक करें और मैं खामोश रहूं। मुझसे गलती यही हो गई कि मैंने आपकी ज्यादतियों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं करूंगी। अगर मेरी मर्जी नहीं है तो नहीं है बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की, बेगैरत औरत? वो चिल्लाते हुए मेरे करीब आकर के मुझ पर हाथ उठाने ही वाले थे कि मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि हैदर, अब मैं आपकी ये जाहिल और घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओहो, मैं जाहिल हूँ? ठीक है, तो अब मेरी जाहिलियत की हद भी देख लो। सबा वो बहुत ही गुस्से में चिल्ला करके बोले, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक? तलाक? हैदर मुझे तलाक देंगे? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था।
हाँ, ये भी हकीकत थी कि उनकी ज्यादतियों से अजीज हो करके मैं खुद ही हैदर से अलहदगी के लिए सोचती थी, लेकिन फैसला लेने से डरती थी, क्योंकि अम्मी हो या फूफी वो बस यही सलाह देती कि औरतों को रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा। और मैं उस वक्त के इंतजार में हैदर की ज्यादतियां बर्दाश्त करती जा रही थी। किसी भी सूरत में घर बना करके रखना औरत की ही जिम्मेवारी होती है, चाहे इसके लिए वो खुद को खाक ही क्यों ना कर दे। मैंने भी उसी दस्तूर को जारी रखा था, लेकिन ये दस्तूर सिर्फ मैं ही निभा रही थी, हैदर नहीं। और इतने जुल्म सहने के बाद भी मैंने रिश्तों को बचाए रखा था, लेकिन हैदर ने मुझे तलाक दे करके एक बार फिर मुझे मेरी औकात दिखा दी कि मेरी गलती हो या ना हो, दर्द तो मुझे ही सहना होगा। तलाक का सुन करके सभी परेशान हो गए थे। अम्मी तो रो रो करके बेहाल हो रही थी। उनकी फिक्र थी कि अब मेरा आगे क्या बनेगा। यकीनन मेरा हाल भी उनसे जुदा नहीं था, अंधेरा तो अब मेरी जिंदगी में भी था। उधर हैदर एक बार फिर अपने फैसले से नाखुश थे और हर बार की तरह इस बार भी माफी चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें इल्म नहीं हो रहा था कि इस बार उन्होंने सिर्फ गलती नहीं बल्कि गुनाह किया था, जिसकी सजा हम दोनों को ही मिली थी। और अब उनसे माफी मांगने से कुछ नहीं बदलने वाला था। इद्दत की मियाद खत्म होते ही वो फूफी जान से पैगाम भिजवाएं कि वो मुझसे दोबारा निकाह करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी निकाल लिया था। वो चाहते थे कि मैं उनके एक मुलाजिम के साथ निकाह कर लूं और वो मुझे निकाह के अगले दिन तलाक दे देगा, जिसके बाद हैदर मेरे साथ फिर से निकाह कर लेंगे। पता नहीं हैदर की नज़र में रिश्तों की कोई अहमियत भी थी या नहीं। वो किसी के जज्बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं हैरान थी ये सब सुन करके। अम्मी को इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं था, वो बस किसी भी सूरत में मेरा घर बसते देखना चाहती थी। अब्बू ने अभी कुछ नहीं कहा था और वो बिल्कुल ही खामोश थे। मैं तो सबके फैसले को मानने के सिवाय कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा खुद का तो कोई वजूद था ही नहीं, वरना हैदर के साथ मैंने भी अजाब की जिंदगी गुजारी थी। उसका किताब तो यही होता था। पता नहीं असलियत से वाकिफ होते भी अम्मी क्यों एक बार फिर मुझे उसी दोजख में भेजना चाहती थी। ये बस यही कहती कि एक तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी अजाब से भी बदतर हो जाती है। मुझे अम्मी की इस सोच से जितनी हैरत थी, उतनी ही हैरत अब्बू के इस मसले पर खामोशी से भी थी। लेकिन इन सब के दरमियान मैं खुद को बेहद बेबस और तन्हा महसूस कर रही थी। मेरी जिंदगी का फैसला पहले अब्बू ने लिया, फिर हैदर ने, और ना जाने क्यों अब अम्मी एक बार फिर मुझे उसी दोजख में वापस भेजने पर आमदा हैं। मैं क्या चाहती हूँ इसकी फिक्र किसी को नहीं है। सबा, ये लो बेटा, हैदर का फोन है, वो तुमसे राब्ता करना चाहता है। अम्मी मेरे कमरे में आ करके मुझे फोन पकड़ा करके बोली, अम्मी मुझे कोई राब्ता नहीं करना है। हैदर से मैंने अम्मी से कहा, सबा जिद ना करो और सिर्फ एक बार मेरी खातिर तू हैदर से बात कर ले। और वे मुझे फोन पकड़ा करके बाहर चली गई। हेलो सबा, कैसी हो तुम? सबा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यकीन करो सबा, जब से ये सब हुआ है तब से एक पल भी मुझे सुकून नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता सबा। ना जाने गुस्से में मुझे क्या हो गया था जो इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता सबा। मैं सिर्फ खामोशी से हैदर की बातें सुन रही थी, मुझसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। हालांकि मैं हैदर को बहुत कुछ कहना चाहती थी, अपने दिल का सारा गुबार निकाल देना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उससे बेइंतहा नफरत करती हूँ और उसके साथ एक पल भी गुजारना नहीं चाहती। मुझे उससे शदीद नफरत है, लेकिन मेरे अल्फाज जैसे मेरे गले में ही अटक करके रह गए थे और मैं चाह करके भी उसे कुछ नहीं कह पा रही थी। सुनो सबा, आदिल को मैंने राजी कर लिया है। वो तुमसे निकाह के अगले दिन ही तलाक दे देगा और हम दोनों एक बार फिर से साथ हो जाएंगे। खुदा जानता है सबा
कि ये फैसला लेते वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है, लेकिन जो गुनाह मुझसे हो गया है उसके लिए मुझे यही सजा मिलनी थी। मैं दोजख की आग में जल रहा हूँ। ये सब सोच करके काश उस दिन तुमने जिद ना की होती तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। खैर, जो गुजर गया उसका अफसोस करके मैं भी क्या फायदा। मैं तुम्हें पाने के लिए सब बर्दाश्त कर लूंगा। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। सबा हैदर की बात सुन करके मुझे कोई खास हैरत तो नहीं हुई। हाँ, अफसोस जरूर हुआ कि आज भी वो मुझे ही इल्जाम दे रहा है। और मैंने बिना कुछ बोले फोन रख दिया और फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो मैं हैदर की कोई बात नहीं मानूंगी। मैं कमरे से बाहर जा करके अम्मी से बोली कि अम्मी, मुझे किसी से अब निकाह नहीं करना है, और जो अगर मैं आप लोगों पर बोझ हो गई हूँ तो मुझे जहर दे दीजिए, लेकिन अब हैदर की कोई बात मुझे मंजूर नहीं है। मैं उसके नाम से भी नफरत करती हूँ। दोबारा साथ रहने को तो सवाल ही नहीं उठता। जो गुनाह हैदर ने किया है उसकी सजा वो खुद भुगते, मैं उसके गुनाहों की सजा क्यों भुगतूं। जब मैं अम्मी से ये सब कह रही थी उस वक्त अब्बू भी वहीं मौजूद थे, लेकिन वे बिल्कुल खामोश थे। पर अम्मी मुझे चुप कराते हुए बोली कि सबा चुप हो जा, मेरी बच्ची, इस तरह नहीं कहते हैं। अभी तुझे पता ही नहीं है कि एक तलाक याफ्ता औरत को कितनी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की। मुझे परवाह नहीं है किसी की अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। फैसला तुझे नहीं हमें करना है सबा, आप लोगों के ही फैसले का तो नतीजा है जो मैं भुगत रही हूँ अम्मी। लेकिन अब और नहीं, अब मुझे हैदर की गालियां और मार नहीं सहनी है। हाँ, जहर मैं बेशक खा सकती हूँ। ये कह करके मैं अपने कमरे में आ करके रोने लगी। उस रोज से अम्मी मुझसे कुछ ना कहती, लेकिन वे हर वक्त परेशान रहती और अब्बू खामोश। खानदान से भी कोई ना कोई आकर के हमारे जख्मों को कुरेद देता। सभी को बस यही मशवरा होता कि मुझे हैदर की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मियाँ बीबी में हजारों मसाइले होते ही रहते हैं, लेकिन तलाक हो जाना अच्छा नहीं है। और फिर जब हैदर सामने से अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और दोबारा निकाह के लिए तैयार है तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। सभी की बातें सुन करके मेरा दिल घबरा जाता है, मैं बेहद परेशान हो जाती हूँ। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे हैदर की बात ना मान करके मुझसे ही गुनाह हुआ हो। मेरी जिंदगी हैदर के साथ भी अजाब थी और उसके बगैर भी न जाने कैसी उफ्ताद में पड़ गई थी मेरी जिंदगी। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं अम्मी अब्बू की परेशानी का सबब बन करके रह गई हूँ। बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, लेकिन मैं किसी भी सूरत हाल हैदर के साथ सरोकार नहीं रखना चाहती थी। मैं बावर्ची खाने में खाना पका रही थी, तभी अम्मी ने आकर के कहा कि सबा, तुझे तेरे अब्बू बुला रहे हैं, जा करके सुन ले, ये मैं देख लेती हूँ। क्यों अम्मी, क्या मालूम, जा करके सुन ले, अब्बू मुझसे क्या कहना चाहते होंगे। ये सोच करके मैं अब्बू के कमरे में गई। जी अब्बू, आपने बुलाया? हाँ सबा, तुमसे कुछ बात करनी थी, आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो। जी अब्बू, कहें। अब्बू ने मुझे कुछ कागज पकड़ाते हुए कहा कि सबा बेटा, ये लो तुम्हारा ख्वाब। मैंने बड़े ही इलाज से अब्बू की ओर देखते हुए पूछा, ये क्या है अब्बू? अब्बू मेरे करीब आ करके मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, ये तुम्हारा कॉलेज में दाखिले का फॉर्म है। सबा, मैं खुद को तुम्हारा गुनहगार समझता हूँ। तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, जो आजियत तुम झेल रही हो, उन सब के लिए यकीनन मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन यकीन करो सबा, मुझे हैदर के मिजाज का कतई पता नहीं था। मुझे अफसोस है कि मेरे गलत फैसले की वजह से तुमने कितनी तकलीफें उठाई, लेकिन अब मैं मजीद तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता बेटा। अगर हो सके तो अपने अब्बू को माफ कर देना। तुम्हें यूं तकलीफ में देख करके मुझसे जिया नहीं जाता। हर वक्त दिल पर एक बोझ सा रहता है। सोचता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कैसे लाऊं। तुम्हारी अम्मी ने कई दफे मुझसे कहा कि तुम आगे तालीम हासिल करना चाहती हो, लेकिन तब मैंने उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे लगता था कि लड़कियों को ज्यादा तालीम दिला के क्या हासिल होगा, आखिर उन्हें कौन सा मुलाजमियत करनी है, अपना घर ही तो संभालना है। और यही सोच करके तुम्हारा निकाह कर दिया। फिर मर्द होने का गुरूर भी था ना, इसलिए लगता कि फैसला लेने का अख्तियार सिर्फ मुझे ही है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ बेटा। हाँ, ये अलग बात है, कभी जाहिर ना कर सका।
आज जब तुम्हें इस कदर तकलीफ में देखता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। हालांकि बेटियों का निकाह करना तो जमाने का दस्तूर है, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे ख्वाबों को अहमियत देनी चाहिए थी। जो अजियत तुमने झेली है उसका सारा इल्जाम मुझ पर है। गुनाह मुझसे हुआ है और सजा तुम्हें मिली है। मैं चाहता हूं कि अब अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अख्तियार तुम्हारा हो, मेरा या तुम्हारी अम्मी का नहीं। अब्बू की बातें सुन करके मैं रोने लगी। अब्बू मुझे चुप कराते हुए अपने सीने से लगा करके बोले, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की ऐसी सजा देगा। औलाद का दुख माँ बाप को दोजक की आग में हर पल जलाता है बेटा। मेरे एक गलत फैसले की वजह से तेरी जिंदगी दोजक हो गई थी, लेकिन अब तुम एक नया आगाज करो। अल्लाह तुम्हारा इकबाल बुलंद करेगा, इसका मुझे यकीन है। बस अब बेटा पुरानी सब बातों पर खाक डालो और आगे बढ़ो। तभी अम्मी, जो थोड़ी देर पहले ही वहां आ गई थी, वे अब्बू से बोली, अब इतना आसान नहीं होगा गई बातों पर मिट्टी डालना। हजारों बातें कहेंगे लोग, जीना मुहाल हो जाएगा। नौसीन, अब कुछ बुरा नहीं होगा। जो बुरा होना था वह हो चुका है। अब सब बेहतर होगा। अब हमारी सबा की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं होगा। मुझसे जो गलती हुई थी उसकी सजा हम सभी को मिली और सबसे ज्यादा तकलीफ सबा को मिली, लेकिन अब उसकी जिंदगी में सब बेहतर होगा। और हाँ नौसीन, मैं तुमसे भी अपने सभी गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सबा के अब्बू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। औरत का काम ही है कि वो अपना घर बचाए रखे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, क्योंकि एक बार जब घर टूटता है तो औरत की जिंदगी दोजख बन करके रह जाती है। सबा अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं। उसे समझाइए कि हैदर की बात पर गौर करे। नहीं नौसीन, अब ये नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारी बात से इंतफाक नहीं रखता। अब सबा को जो फैसला है वही मेरा भी फैसला है। सबा अब हैदर के साथ कोई राब्ता नहीं रखेगी, क्योंकि हैदर निहायत ही घटिया इंसान है और वह अपनी फितरत कभी नहीं बदल पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि अब मेरी बच्ची उस दोजख में जाए। औरतों को इज्जत देने से मर्द कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी इज्जत में इजाफा होता है। अगर वह औरतों को इज्जत दे, यकीनन औरत का फर्ज है कि वह अपने परिवार को बना के रखे, और वह बना करके रखती भी है। लेकिन मर्द का भी फर्ज है कि वह अपने घर की औरतों को इज्जत दे। हालांकि मैं खुद भी उन्हीं खुदगर्ज मर्दों में से ही हूँ जो औरतों को जूती की नोक पर रखते हैं, लेकिन अपनी बच्ची की तकलीफ देख करके महसूस हुआ कि मैं खुद भी बेहद बुरा शौहर हूँ। नौसीन, तुम मुझे मेरे सारे गुनाहों के लिए माफ कर देना। और सबा बेटा, अगर हो सके तो तू भी अपने अब्बू के गुनाहों को माफ कर दे। यकीन करो, अब आगे सब बेहतर होगा। जो ख्वाब तुमने अपने लिए देखे थे, अब उन ख्वाबों की तालीम करो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। वाकई आगे की मंजिल इतनी आसान नहीं थी, इसका एहसास यकीनन मुझे भी था, लेकिन अब्बू की फैसला अफजाई की वजह से मैं हर मुश्किलात का सामना कर लेती। खानदान के लोगों की हजारों बातें सुननी पड़ती। आए दिन कोई ना कोई नया सिगूफा छोड़ ही देते। वे सारी हकीकत से वाकिफ होते हुए भी कसूरवार मुझे ही समझाते। हालांकि उनके इस सोच से ज्यादा हैरानी मुझे नहीं होती, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन औरतों को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। आखिर पूरे 7 सालों की मेहनत का सिला आज मुझे मिल ही गया। आज मुझे डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिल गया था। आज मेरे ख्वाबों ने अपनी मंजिल पा ली थी। मैं बेहद खुश थी। अम्मू अब्बू को भी मुझ पर बेहद फक्र हो रहा था। आखिर मुझे भी मेरी जिंदगी में कुछ सुकून तो मिल ही गया, वरना हैदर से मिले जख्म ने तो मुझे पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया था। मैं चाह करके भी बुरी यादों से निकल नहीं पाते थे। हर वक्त एक खामोशी का लिबास ओढ़े रहती थी। ना कभी खुल करके हंसती थी, ना ही तो लोगों से खुल करके बात ही कर पाते थे। सिर्फ खामोशी से अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी शिद्दत से लगी रहते थे। मेरा पहला दिन कॉलेज में बहुत ही अच्छा गुजरा। सभी सहकर्मियों से मेरा खुतबा परिचय हुआ और सभी बेहद नेक और भले
लगे मुझे 2-4 दिनों में ही सभी से पहचान हो गई थी। मुझे कॉलेज जाना अच्छा लगने लगा था। शुरुआत में थोड़ा झिझक और घबराहट लग रही थी, लेकिन अब मैं सहज हो चुकी थी। एक रोज मैं अपनी क्लास के लिए पेपर तैयार कर रही थी, तभी मेरे बगल में एक अजनबी शख्स आकर के बैठे। इतने दिनों में मैंने उन्हें पहली दफा कॉलेज में देखा था। चूंकि वह स्टाफ रूम में मेरे बगल में बैठे थे तो यकीनन कोई टीचर ही रहे होंगे। यह सोच करके मैं उन पर गौर ना करके अपने काम में लगी रही। तभी उन्होंने मुझसे पूछा, मैडम क्या आप नई आई हैं कॉलेज में? मैंने उनकी ओर देख करके मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही ज्वाइनिंग किया है। मैंने कहा, ओह अच्छा जी, मेरी भी आपसे मुलाकात नहीं हुई, क्या आपने भी आज ही ज्वाइन किया है? मैंने पूछा। उन्होंने हंस करके कहा, अरे नहीं, मैं तो यहाँ पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन माँ की तबीयत खराब थी, इस वजह से छुट्टी पर था। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा। जी मेरा नाम सबा है, मैं इतिहास की प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम अक्षत है, मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। और ये कहते हुए मैं अपनी क्लास के लिए चली गई। अक्षत देखने में शरीफ और खुशमिजाज शख्स लगते थे। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात स्टाफ रूम में होती। धीरे धीरे हमसे जान पहचान भी होने लगी। कुछ दिनों में जितना मैंने अक्षत जी को पहचाना था, वह निहायत ही शरीफ और नेक दिल इंसान थे। वह मुझसे खुल कर के बातें करते और बहुत हंसते। मुझे उन्हें इस तरह खुशमिजाज देख करके बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं? मेरे यह पूछने पर वे बड़ी हैरत से मेरी ओर देखते हुए बोले कि क्यों, खुश रहने से क्या मुश्किल है? खुश रहना कोई मुश्किल काम थोड़े ना है। अगर हम खुद को खुश नहीं रख पाएंगे तो किसी और को खुशी कैसे दे सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि इंसान को हर वक्त खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए करना क्या है? बस जब जी चाहे खुल करके हंस लो, अच्छा लगे उससे बातें कर लो, जो दिल करे वही करो। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। आप भी खुश रहा करिए। लेकिन सबा जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हर वक्त उदास और दुखी रहती हैं। आप बातें तो करती हैं लेकिन कुछ सोच में डूबी रहती हैं। आपको ऐसी क्या परेशानी है कि आप इतना दुखी और उदास रहती हैं? देखिए, जिंदगी तो वैसे भी मुश्किलों का घर है, लेकिन हम अपने से खुश रहने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई और हमें कैसे खुश रख सकता है? इसलिए आप भी खुश रहा करिए, क्योंकि खुश रहने से आधी समस्या तो जिंदगी की यूं ही खत्म हो जाती है। अगर कोई तकलीफ या दुख जिंदगी में है भी तो आपके दुखी रहने से वह खत्म तो होगी नहीं। इसलिए उन सभी बातों को भूल जाना चाहिए जो हमें तकलीफ या दुख पहुंचाती हैं। मैं आपको अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ, इसलिए आपको ये मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ। हंसते हुए अक्षत जी बोले। अक्षत जी की बातें मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन मेरे दिल पर जो जख्म था वह भुलाए से भी नहीं भूलता था। मैं चाह करके भी पिछली बातों को भूल नहीं पाती थी। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन क्या सच में भर जाता है? इसका जवाब शायद वही दे सकता है जिसने जिंदगी में मेरी तरह गहरे जख्म पाए हैं। मैं चाह करके भी अपने ख्वाबों को भूल नहीं पाता था। हाँ, यकीनन वक्त के साथ जख्म हल्के जरूर हो जाते हैं, लेकिन दिल से उनके निशान नहीं जाते। हैदर के साथ बीती मेरी पिछली जिंदगी भी कुछ ऐसा ही निशान मेरे दिल पर छोड़ गई थी, जो वक्त के साथ भी पूरी तरह से भर नहीं पाए थे। गुजरते वक्त के साथ मेरी और अक्षत की एक दूसरे से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। अक्सर हम कॉलेज के स्टाफ रूम में बात करते, उनसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ पल के लिए ही सही उनसे बातें करके मैं अपने हर दर्द को भूल जाती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अक्षत में कुछ तो ऐसी कशिश थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उसकी सभी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। हालांकि मैं कॉलेज में नई थी, लेकिन फिर भी अक्षत मेरे साथ बहुत ही मिलनसार हो गए थे। धीरे धीरे मैं अक्षत के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। एक रोज लंच टाइम में जब हम खा रहे थे, तभी अक्षत ने मुझसे कहा,
सबा जी आज खाने में क्या लाई हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपकी टिफिन से। मैंने हंस के उनकी ओर देखते हुए कहा कुछ खास नहीं। ये कह करके मैं खाने लगी, तभी उन्होंने कहा कि सबा जी क्या जूठे मुंह भी नहीं पूछेंगी? जी क्या? मैंने उनकी ओर देखते हुए पूछा। खाने के लिए और क्या, मैं आपका दोस्त हूँ, थोड़ी सी टिफिन तो आप मेरे साथ शेयर कर ही सकती हैं। मैं हंसते हुए बोली क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा खाना खाएंगे? क्यों नहीं खा सकते? नहीं, वह बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं बोली और उनके साथ अपनी टिफिन शेयर की। वाह, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, जरूर आपकी मम्मी ने बनाई होगी। मैंने हंसते हुए कहा आपको कैसे पता? वह बोले कि इतना अच्छा खाना तो सिर्फ माँ के हाथों का ही हो सकता है। मेरी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे। लेकिन ये कह करके वो अचानक खामोश हो गए। इतने दिनों में पहली बार मैंने उन्हें उदास देखा था। उनको इस तरह उदास देख करके मुझे बुरा लगा। मैं बोली सॉरी अच्छत जी, मैं आपको यूं उदास नहीं करना चाहती थी, बस यूं ही कह दिया। अरे सबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, वह दरअसल मेरी माँ बीमार रहती है ना, इसलिए वह खाना नहीं बना पाती। वक्त के साथ मुझे अच्छत जी की निजी जिंदगी के बारे में काफी कुछ मालूमात हो गया था। मसलन उनके पिता का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और उसी एक्सीडेंट के दरमियान उनकी मां पैरालिसिस हो गई थी और घर में सिर्फ वे दोनों ही थे। एक नर्स घर पर थी जो उनकी मां की देखभाल करती जब वे कॉलेज में होते। अच्छत जी अपनी मां से बेहद मोहब्बत करते थे। उनके बारे में इतना सब जानने के बाद मुझे हैरत होती कि कोई शख्स इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि अंदर से इतनी तकलीफों का सामना करने के बाद भी वो इतना खुश रह ले। अच्छत अक्सर मेरी टिफिन का खाते और तारीफें करते। मुझे भी खुशी होती उनके साथ अपना लंच शेयर करके। यूं तो अच्छत की सभी से दोस्ती थी, उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था कि वे हर किसी के साथ दोस्तों वाला बर्ताव रखते, लेकिन ना जाने क्यों मैं उनके कुछ ज्यादा ही जुड़ाव सा महसूस करती। उनके साथ बिताया कुछ पल का समय भी मुझे सुकून से भर देता और वो कुछ लम्हे ही मुझे खुशियां दे जाते। मेरी कुछ इस कदर उनकी आदत हो चुकी थी कि उनके बगैर मेरा दिल कॉलेज में नहीं लगता। किसी भी दिन अगर वह कॉलेज नहीं आते, उस दिन मुझे कॉलेज में बहुत उदास सा लगता। ऐसा मालूम होता जैसे मेरा कुछ खो गया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ना चाह करके भी मैं जाने अनजाने हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती। मैं अक्सर उनके पसंद का खाना अपनी टिफिन में ले आती। पिछले कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी कश्मकश में गुजर रही थी। मैं जितना खुद को अच्छत के ख्यालों से दूर करने की कोशिश करती, उतना ही उनका ख्याल मुझे बेचैन कर जाता। मैं जब भी अकेले में होती तो सिर्फ अच्छत की बातों के बारे में ही सोचती रहती और अकेले में मुस्कुराती। एक अजीब सा एहसास था इन दिनों। कॉलेज में भी जब मैं अच्छत से मिलती, बातें करती तो उनकी नजरों में नजरें डाल करके देखती तो खुद ही शर्मा सी जाती थी। हालांकि मैंने अपने जज्बातों को बहुत काबू में किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो कुछ सोच रही हूँ अच्छत जी को इसके बाबत कोई भी अंदाजा हो, क्योंकि उन्हें मेरी सोच के हवाले से कुछ भी इल्म नहीं था। जब भी मैं उनके साथ होती उस दौरान मैं नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा भी हम दोनों के बीच में शामिल हो। हालांकि अच्छत का बर्ताव सबके साथ एक जैसा ही था। वह खाने के दौरान हर किसी से बातें करते, मजाक करते, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आता था। लेकिन मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि यह एहसास सिर्फ एक तरफा मेरी ओर से ही था। अच्छत को देख करके मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि वह भी मेरे बारे में इतना सोचते होंगे। इतना मैं उनके ख्यालों में खोई रहती हूँ। मैं जब उनसे मिलती तो बहुत सी बातें करना चाहती, लेकिन सबके बीच में यह मुमकिन नहीं हो पाता। अजीब सी हालात थी मेरे दिल की। मैं ज्यादा वक्त अच्छत के साथ गुजारना चाहती थी, उनसे बातें करना चाहती थी, उनके ख्यालों में खोए रहना चाहती थी, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। मैं हैरान थी अपने अंदर इतनी तब्दीली को देख करके। शायद इस एहसास को ही मोहब्बत कहते हैं। शायद नहीं बल्कि यकीनन इसी एहसास को ही मोहब्बत कहते हैं। मुझे अच्छत से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं कभी भी इस बात का इजहार अच्छत जी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे कुछ दायरे थे और मैं उन्हें पार नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मैं उन्हें हर रोज रूबरू होती थी। बस इतने से ही मुझे बेहद सुकून मिलता। हर वक्त दिल मेरा यूं ही बेवजह खुश रहता। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर था कि क्या अच्छत भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं
लेकिन उनके बर्ताव से कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। एक रोज बहुत बारिश हो रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन इतनी बारिश में ऑटो नजर नहीं आ रहा था। मैंने कॉलेज के वॉचमैन से कहा कि अगर कोई ऑटो दिखे तो वह मेरे लिए ले आए। मैं इंतजार कर ही रही थी कि तभी अक्षत वहां से निकले और मुझे देख करके रुक गए और बोले, सबा जी आज बहुत बारिश है, शायद ही कोई ऑटो मिले इस वक्त, आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, जी शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है सबा जी, आप मेरी दोस्त हैं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं है अक्षत जी, लेकिन आपको खामखा परेशानी होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी सबा, आप चलिए, गाड़ी से ही तो चलना है, कोई किराया भी नहीं लूंगा आपसे। वह हंसते हुए बोले, आइए बैठ जाइए। वे अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए बोले। उनके इशरार करने पर मैं गाड़ी में बैठ गई। यूं तनहा पहली दफा मैं उनके साथ थी। आज उनके साथ इस तरह अकेले बैठ करके जाने से मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं बिल्कुल खामोश थी। तभी अक्षत जी बोले, क्या बात है सबा जी, आप कुछ ज्यादा ही शांत बैठी हैं, किस ख्याल में गुम हो गई हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा जी, लेकिन कुछ तो बात है कि आप इतनी शांत बैठी हैं, क्या मुझे नहीं बताएंगी? नहीं, बस यूं ही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबा जी आज मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन कहने से पहले आपसे एक वादा भी लेना चाहूंगा। जी कहिए, क्या कहना है? मैं अक्षत की ओर देख करके बोली, जी दरअसल मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से सोच रहा था कहने के लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। आज आप साथ हैं तो सोचा अपने दिल की बात आपसे कह दूं, लेकिन आपसे वादा इसलिए इस बात का चाहिए कि मेरी बात सुनने के बाद आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। लेकिन अक्षत जी, मैं आपकी किसी भी बात से नाराज क्यों होंगी? कहिए, आपको क्या कहना है? नहीं, पहले आप वादा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। मुझे इतना एतबार तो आपने दोस्त पर है ही कि आप मुझे बेजार नहीं करेंगे, कभी नहीं। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आपको अपनी बातों से कोई तकलीफ होने दूं। दरअसल मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और आपसे बहुत प्यार करने लगा हूं सबा जी, और आपसे विवाह करना चाहता हूं। कई बार आपसे कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाता था। अगर आपको मेरी बात सुनकर के तकलीफ हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप मेरी बातों को अपने दिल से मत लगाइएगा और कभी भी मुझसे दोस्ती मत खत्म करिएगा। दरअसल सबा जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना कि मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी दोस्ती में भी बहुत खुश हूँ। मेरा विश्वास करिए, मैं आपके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, विवाह के रिश्ते में बंध करके या फिर सिर्फ दोस्ती के दायरे में रह करके, लेकिन रहना आपके साथ ही चाहता हूँ। और यह तय आपको करना है कि आप मेरे साथ किस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगी। अगर मेरा विवाह का प्रस्ताव आपको मंजूर नहीं है सबा जी, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कभी मुझसे दोस्ती मत खत्म करिएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ बातें करना, आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि हमारे और आपके बीच इतनी भी पहचान नहीं है कि मैं आपसे यह बात कहूं, लेकिन मुझे इंसान को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप दिल की बहुत ही साफ और अच्छी हैं, इसलिए मैंने आपको अपने जीवन साथी के रूप में पसंद किया है। लेकिन आपकी मंजूरी के बाद, नहीं तो हम हमेशा की तरह जैसे दोस्त हैं वैसे ही आगे भी रहेंगे, लेकिन आप मेरे जीवन में पहली और आखिरी लड़की होंगी जिससे मैं अपने दिल की यह बात कह रहा हूँ। बस आपसे प्रार्थना इतनी है कि आप मेरी बात सुनने के बाद मुझ पर गुस्सा मत करिएगा और मेरी किसी भी बात को गलत मत समझिएगा। अक्षत जी की बातें सुनकर के अचानक से ना जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं उनकी बात का कोई जवाब ना दे सकी। हालांकि मैं तो खुद भी उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी साफ गोई से कही गई बातें कहीं ना कहीं मुझे अंदर तक हिला दिया था। मुझे खुद से नफरत
नफरत सी होने लगी थी कि मैं कैसे इतनी खुदगर्ज हो गई थी, जो अपने अतीत की हकीकत से बेखबर हो करके अच्छा जी जैसे नेक शख्स से दिल ही दिल में मोहब्बत कर बैठी। मैं इन्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? सबा, आपने कुछ जवाब नहीं दिया मेरी बातों का। प्लीज आप इस तरह से शांत ना रहें, कुछ तो करें। आप गाड़ी रोकें अच्छा जी, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन आपका घर तो अभी आगे है ना, लेकिन मुझे यहीं उतरना है। प्लीज कार रोकें। मैं अच्छा जी के मर्जी जान करके बेहद परेशान हो गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं। हाँ, ये हकीकत है कि मैं उनसे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन यूं कभी इस हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। जिस साफगोई और अहतमाद से अच्छा जी ने अपने दिल की बात मुझसे कही थी, उसकी वजह से मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई थी। हमारी दोस्ती के दरमियान अच्छत ने अपनी जिंदगी के सभी बातें मुझसे बताई थी। वो कभी भी मुझसे अपनी कोई भी बात नहीं छुपाते थे। यूं तो मैं भी अपनी हर बात उनसे कहती, लेकिन कभी भी अपनी उदासी की वजह से उनसे नहीं बता पाई थी। कई बार वो मुझसे पूछते भी थे मेरी उदासी के पीछे की वजह, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। कई बार कहने की कोशिश भी की कि कह दूं उनसे अपने अतीत की सारी बातें, लेकिन मैं खुदगर्ज हो गई थी। मैं उनकी मोहब्बत को खोना नहीं चाहती थी, हालांकि ये जानते हुए भी कि वो मुझे सिर्फ अपनी दोस्त समझते हैं। फिर भी मैं अपनी एक तरफा चाहत में ही खुश थी। लेकिन आज जब उन्होंने सामने से मुझसे अपनी चाहत का इजहार किया तो मैं बिल्कुल ही घबरा गई थी। मैं उनसे क्या कहती मेरी समझ में नहीं आया। मैं रात भर सो ना सकी, बस दिल को यही मलाल होता रहा कि काश आज ये सब ना हुआ होता तो मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत की एहसास में कितना खुश थी। लेकिन अच्छत की बातों ने मुझे मेरे अतीत में धकेल दिया था। शायद खुदा ने मेरे नसीब में खुशियां अता नहीं की थी। रात भर सो ना पाने की वजह से मैं अगले रोज कॉलेज नहीं गई, लेकिन मैंने एक फैसला ले लिया था। दूसरे रोज जब मैं कॉलेज के स्टाफ रूम में गई तो मुझे देखते ही अच्छत मेरे करीब आकर के मुझसे बोले कि सबा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो फिर आप कल कॉलेज क्यों नहीं आई? ओ बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। ओह चलिए, ये सुन करके मेरे मन को शांति मिले। मुझे लगा कि कहीं आप मेरी बात से नाराज तो नहीं हो गई कि मैं उनकी ओर देख करके बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपने क्या सोचा मेरे प्रस्ताव के बारे में? कुछ सोचने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। यहाँ कॉलेज में नहीं? ठीक है, फिर कॉलेज खत्म होने के बाद आपको जो भी कहना है कह दीजिएगा। जी जरूर। और ये कह करके मैं अपने क्लास में चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अच्छत के साथ एक रेस्टोरेंट में गई। अच्छत जी ने चाय स्नैक्स का ऑर्डर दे करके बोले, अब कहिए क्या कहना है आपको? जी अच्छत जी, वो दरअसल आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मैं आपसे दोस्ती के अलावा और किसी रिश्ते में नहीं बन सकती। लेकिन क्या आप मुझे कारण नहीं बताएंगी? सबा जी, इनकार की वजह बस ये है कि मैं आप जैसे अच्छे इंसान के काबिल नहीं हूँ। आप मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, कई बार आपने कोशिश की जानने की, लेकिन मैं कभी आपसे कह नहीं पाई। आज जब आप मुझसे एक रिश्ता जोड़ने की कवायद कर रहे हैं तो आपका हक है कि आप सारी हकीकत से वाकिफ हों, क्योंकि मैं भी आप जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती। सबा, अगर आपको वर्तमान में मेरे साथ से कोई परेशानी नहीं है तो मुझे आपके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं है अच्छा जी, अतीत हमारे वर्तमान और भविष्य पर भी असर डालता है, यही हकीकत है। और मेरे अतीत की हकीकत यह है कि मेरा निकाह हो चुका था और मैं एक तलाक याफ्ता हूँ। बस यही बात है ना, और कोई कारण तो नहीं है ना इनकार की? मैं बड़ी हैरानी से अच्छत की ओर देख करके बोली, आपकी नज़र में ये कोई वजह नहीं है, इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है आपके लिए अच्छत जी? मैंने हैरत से अच्छत की ओर देखते हुए पूछा। सबा जी, मेरे लिए आपका अतीत कोई मायने नहीं रखता। आप तलाक याफ्ता हैं या जो कुछ भी हैं, मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं है। इन सब बातों का मैंने सिर्फ आपको आपकी अच्छाइयों के साथ चाहा है, और मेरी चाहत इतनी छोटी नहीं है कि वह आपकी अतीत की किसी भी बात से कम हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताएं, नहीं तो आप मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, क्योंकि मुझे आपके अतीत में घटी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं आपके अतीत से जुड़ी किसी बात को जानने को उत्सुक भी
नहीं हूँ, क्योंकि जो बात खत्म हो चुकी है उस बात के बारे में बात करके कोई लाभ नहीं है। जब इनकार की कोई वजह अब इनकार की कोई वजह तो आपके पास नहीं है ना। मैं बड़ी हैरत से उनकी ओर देखते हुए बोली, आप बेहद अच्छे हैं अक्षत जी। तो मैं आपकी इस बात का मतलब आपकी हाँ समझूं? सबा तो मुस्कुराते हुए बोली। मैं शर्म से कुछ बोल नहीं पा रही थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे कभी नाराज मत होइएगा। आपसे 2 दिन तक बात नहीं हुई तो लगा जैसे मेरा कुछ खो गया है। ये 2 दिन कैसे बिताए हैं मैंने सिर्फ मैं ही जान। एक और बात आपसे कहूंगा कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत में नहीं। चलिए अब आपको मैं आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, वरना आपको देर हो जाएगी। आपके घर पर भी लोग परेशान हो रहे होंगे, फिर आपको अपने घर पर भी तो मेरे बारे में बात करनी होगी ना। वो हंसते हुए बोले, आपको भी तो अपनी माँ से मेरे बारे में बात करना होगा ना अक्षत जी। आपके बारे में तो मैंने अपनी माँ को बहुत पहले ही बता दिया था, बस आपसे ही नहीं कह पा रहा था, डर था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। लेकिन शायद हमारा इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैंने अक्षत के हवाले से अब्बू अम्मी के आगे बात छेड़ी तो वह मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने मेरे इस फैसले का मुखालफियत की। उन्होंने कहा कि यह विवाह किसी सूरत हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमारे मजहब का नहीं है। अब्बू की बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि क्या वाकई इंसान मोहब्बत में इतना खुदगर्ज कैसे हो जाता है कि दुनिया जहान की बातों को भी नजरअंदाज कर देता है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अक्षत जी का मजहब भी हमारे रिश्ते के दरमियान आ सकता है। दरअसल अक्षत जी हमारे मजहब के नहीं थे, लेकिन जब मुझे उनसे मोहब्बत हुई तो दिल ने उनका मजहब नहीं देखा, सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ ही देखी। वैसे भी सोच समझ करके तो मोहब्बत की नहीं जाती, सो मेरे दिल ने भी इस पर गौर नहीं किया कि वह गैर मजहब का है। हालांकि मुझे मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब्बू अम्मी को एतराज था। अब्बू ने मुझसे कहा कि वह इसलिए तालीम की खिलाफत करते थे क्योंकि तालीम याफ्ता होने के बाद लोग खुद को ही सबसे ज्यादा अलीम समझने लगते हैं और ये समाज के बनाए हुए नियम कानून को ताक पर रख देते हैं। यह कैसे हो सकता है कि कोई गैर मजहब में विवाह करे? अब्बू की बात से मैं हैरान तो नहीं थी, क्योंकि यही सच्चाई है कि गैर मजहब में रिश्ता जोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यही बात तो अक्षत पर भी लागू होती है, लेकिन उन्हें गैर मजहब होने से कोई ऐतराज नहीं था। उनका कहना था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। यह जात पात लोगों का बनाया हुआ है। यह सब इंसान के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म कोई भी हो, सीख हर धर्म की एक ही होती है, इंसानियत और नेकी। फिर कोई मजहब जुदा कैसे हो सकता है? मैं भी अक्षत की बात से इंतफाक रखती थी, लेकिन अब्बू अम्मी को कौन समझाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। अक्षत भी इस बात से हैरान नहीं थे कि यह मुद्दा भी हमारे विवाह के दरमियान आ सकता है। एक रोज वह मुझसे बोले, सबा मैं एक बार तुम्हारे अब्बू अम्मी से मिलना चाहूँगा। अगर मुझसे मिलने के बाद भी वह इनकार कर देते हैं तो मैं कभी भी दोबारा तुमसे विवाह के बारे में बात नहीं करूँगा और हम जैसे अब तक दोस्त हैं आगे भी दोस्ती के दायरे में रहते हुए साथ रहेंगे। जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ते का नाम ही हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वैसे भी अपना सुख दुख करने के लिए ही तो हम रिश्ते बनाते हैं और किसी भी रिश्ते से बढ़ करके दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे अब्बू से जरूर मिलना चाहूँगा। मैंने अब्बू को इस बात के लिए राजी किया कि वह सिर्फ एक बार अक्षत जी से मिल लें, लेकिन अब्बू राजी नहीं हो रहे थे। बहुत इसरार करने पर अब्बू ने मेरी बात को माना और वे अक्षत से मिलने के लिए तैयार हो गए। उस रोज अक्षत हमारे घर आए और उन्होंने अब्बू से हमारे रिश्ते के मुतालिक बातें की। उन्होंने अब्बू से उसे कहा, अंकल मैं और सबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, विश्वास करिए सब हमेशा खुश रहेगी। वो अब्बू को समझाने की तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन अब्बू को उनका गैर मजहब का होना ही पसंद नहीं था।
फिर वे राजी कैसे होते। सो वे अपनी बातों पर अडिग रहे। उन्हें मेरा गैर मजहब में शादी करना मंजूर नहीं था। उन्होंने अच्छत से पूछा कि क्या अगर उनकी माँ उनसे गैर मजहब लड़की से शादी करने को इनकार करती तो भी वह विवाह करते। अच्छत थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले कि शायद नहीं, क्योंकि हमें अपने माँ पिता की मर्जी का ख्याल जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत तकलीफों का सामना करके हमें पाल पोस के इस योग्य बनाते हैं कि हम किसी भी तरह का निर्णय ले सकें। लेकिन अगर हम उनकी सहमति लिए बिना अपनी जिंदगी का इतना लंबा फैसला करेंगे तो हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कोई खुश कैसे रह सकता है। इसलिए अगर मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मना करती तो मैं कभी भी विवाह करने के लिए नहीं कहता। लेकिन मेरी सोच भी मेरी माँ के जैसी है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसान का धर्म सिर्फ इंसानियत है और कुछ नहीं। वह सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती हैं। उन्हीं की सीख लेकर के मैं भी बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मेरे मन में भी हर धर्म हर मजहब के लिए सम्मान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सबा किस मजहब से है और मैं किस धर्म से हूँ। सबा मुझे पसंद है इसलिए नहीं कि वह खूबसूरत है या मेरे साथ पढ़ाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मन की बहुत साफ और अच्छी है। उसके विचारों से ही मैं प्रभावित हुआ हूँ। उसकी अच्छाई, उसके बात करने का तरीका, उसकी सोच, इन सभी चीज़ों ने मुझे उसको अपनाने के लिए बाध्य किया है। लेकिन अगर आप सबा को मुझसे विवाह करने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं कभी भी सबा या आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता सबकी इच्छा के अनुसार हो तो सब खुश रहते हैं। किसी को दुखी करके कोई कैसे खुश रह सकता है। अगर आप इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं होंगे तो मैं सबा से विवाह कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि वो मेरी वजह से अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जा करके मेरे साथ विवाह करे। क्योंकि सबा के लिए जरूरी है कि वो पहले एक बेटी होने का फर्ज निभाए और आपके सम्मान का ख्याल रखे, क्योंकि माँ बाप की खुशी सबसे पहले आती है, फिर हमारी। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, फिर भी आपसे एक निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे नजरिए से सोच करके देखिएगा, क्योंकि जितना प्यार मैं सबा से करता हूँ उतना ही सबा भी मुझसे करती है। और आप मेरा विश्वास करें, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं सबा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखूंगा। वह हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी। मैं इस बात को आपको विश्वास दिला सकता हूं। फिर भी निर्णय आपका लेना है। आपकी सहमति से ही कोई बात आगे बढ़ेगी। अब मैं चलता हूं। यह कह करके वो मेरे घर से चले गए। अगले दिन जब वह मुझसे कॉलेज में मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सबा तुम्हारे पिताजी ने कुछ कहा? नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे उम्मीद कम है कि वह हमारे रिश्ते को मंजूरी दें, क्योंकि वह गैर मजहब से मेरा रिश्ता नहीं करेंगे। अच्छा, उदास हो गए, फिर बोले कोई बात नहीं, हम दोस्त तो हैं ना। यह भी कम नहीं है कि जिसे हम पसंद करें वह किसी न किसी रूप में हमारे साथ मौजूद है। यूं ही एक रोज अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा, सबा बेटा, क्या तुम वाकई अच्छत के साथ विवाह करना चाहती हो? मैं अब्बू की बात का कोई जवाब ना दे सकी और खामोश खड़ी रही। अब्बू बोले कि बेटा, एक बार मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारा निकाह किया था और उसका हश्र हम सभी ने देखा। बहुत सोचने के बाद मैंने यह फैसला किया कि इस बार अपनी जिंदगी का फैसला लेने का इख्तियार तुम्हारा हो। अगर वाकई तुम अच्छत के साथ विवाह करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुमने बहुत तकलीफ उठाई है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे और अच्छत के रिश्ते के लिए तैयार हूं। अब्बू की बात सुन करके मैं बेहद खुश हो गई और वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी अब्बू ने कहा कि बेटा, यह सिर्फ तुम्हारा फैसला है, ऐसी बात नहीं है। अच्छत से मिलने के बाद मैंने काफी सोच विचार किया और तुम्हारी अम्मी से मशवरा किया, तब जा करके यह फैसला किया। अच्छत वाकई एक नेक लड़का है। उसकी बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो शख्स अपने माँ बाप को इतनी इज्जत देता हो वह वाकई तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा और तुम्हें खुश रखेगा। जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो वह किसी और के साथ क्या रिश्ता निभा पाएगा। मुझे यकीन है कि तुम अच्छत के साथ बेहद खुश रहोगी और मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम अच्छत को इत्तला कर दो कि मैं तुम्हारे और अच्छत के रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। जी अब्बू, यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर चली गई। मैं दिल ही दिल में बेहद खुश थी। मैंने तुरंत ही अच्छत को फोन किया और
उनसे अब्बू की कई बातें बताई। वे भी बेहद खुश हुए। अगले दिन अब्बू और अम्मी अच्छत के घर उनकी मम्मी से मिलने गए। अच्छत की मम्मी भी बेहद सीधी सरल और अच्छी थी। अब्बू को उनकी हालत देख करके बेहद तकलीफ हुई, लेकिन उनके स्वभाव में अब्बू बेहद प्रभावित हुए थे। इस तरह सबकी रजामंदी से हम दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। आज अच्छत के साथ विवाह हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में मैं अच्छत के साथ बहुत ही सुखी जीवन जी रही हूँ। मैं अच्छत के साथ बेहद खुश हूँ। हमारे एक बेटी भी है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारे इस रिश्ते में अच्छत जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं उतनी ही मेरी इज्जत भी करते हैं। मेरे लिए सिर्फ यही एक बात बेहद मायने रखती है कि अच्छत के साथ मेरे इस रिश्ते में अच्छत मेरी इज्जत करते हैं, और उनकी यही एक बात मुझे बेहद पसंद थी। वह मेरी हर पसंद नापसंद को तरजीह देते, मेरी हर बात को समझने की कोशिश करते। अपने निकाह से विवाह तक के इस सफ़र के दौरान मैंने यह महसूस किया था कि एक औरत के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म या मजहब की हो, मजहब की ही क्यों ना हो, उसके लिए मोहब्बत से ज़्यादा मायने उसकी अना, उसकी इज्जत होती है। जो उसको यह चीज़ें दे सके वह तहे दिल से उस शख्स को स्वीकार करती है। मैं भी अच्छत से तहे दिल से मोहब्बत करती हूँ और उनकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी कि वह मेरी। आज मैं इस विवाह के बंधन में बंध करके बेहद ही खुश और मुतमईन हूँ। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।